नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शर्मा विद्या सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा सर्वोदय ज्ञान प्रतियोगिता भाग एक से संबंधित विषय है और इस विषय में उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न पर्यावरण अध्ययन से हैं और कुछ संविधान से हैं। तो इस प्रकार इस सीरीज में 70 प्रश्नों का समायोजन है। यहाँ पर कुल 70 प्रश्न हैं और ये प्रश्न सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो चलें अब हम वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें। तो पहला प्रश्न है, जैसे कि उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है, लिखा है उत्तर प्रदेश में किसका उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं गेहूँ, मक्का, बाजरा, चावल, गन्ना, आलू या कपास। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, चावल और गन्ना उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में उगाया जाता है। आगे का प्रश्न भी उत्तर प्रदेश से ही है, नंबर 2, उत्तर प्रदेश राज्य का पूर्व नाम क्या है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का पूर्व में नाम संयुक्त प्रांत, आगरा या अवध के नाम से इसे जाना जाता था। जब इसका नाम बदला गया उससे पहले उत्तर प्रदेश था इसका नाम। तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। 70 प्रश्नों का यहाँ पर समागम है और 70 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न अधिकतर उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ प्रश्न संविधान से हैं और कुछ प्रश्न पर्यावरण से हैं। तो प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। लिखा है उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम। तो जो उत्तर प्रदेश है उसकी राजधानी लखनऊ है। हर कोई इसको जानता है, यदि नहीं जानते हो तो याद रख लेना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नाम से जानी जाती है। आगे प्रश्न नंबर 4 में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। जो उत्तर प्रदेश है उसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। चलिए प्रश्न 5 की तरफ। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। ऐसी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो और भी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित आपको वीडियो मिल जाएंगी। प्रश्न है उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी होगी। तो जो उत्तर प्रदेश है उसकी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर तक होती है। और ऐसा ही प्रश्न नंबर 6 में है उत्तर प्रदेश की दक्षिण से उत्तर तक की चौड़ाई कितनी है। तो इसकी दक्षिण से उत्तर तक की जो चौड़ाई है 240 किलोमीटर है। अब प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। तो देश में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान है वो चौथा स्थान है। आगे प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलें। ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। उत्तर प्रदेश की जो राज्य भाषा है ये क्या है। देखो, उत्तर प्रदेश कोई भी राज्य हो उसकी प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी भाषा अलग अलग होती है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की जो भाषा है ये हिंदी है और हिंदी पर यहाँ ऑप्शन नंबर डी में टिक कर देंगे। अब आगे का प्रश्न नंबर 9 है और 9 प्रश्न में देखा लिखा हुआ उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश भी है, दिल्ली भी है और मध्य प्रदेश भी है। लेकिन जो सोनभद्र है ये उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा और इस पर ही टिक कर देंगे। आगे प्रश्न नंबर 10 में लिखा है उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है। तो जो उत्तर प्रदेश है उसकी सीमा को सबसे ज़्यादा जो स्पर्श करता है वो मध्य प्रदेश है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही रहेगा। चले आगे प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं और 11 पे चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर अवश्य कर दें। लाइक व शेयर करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 11,
उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है। ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा को सबसे कम स्पर्श करता है और वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 12 में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला जिला। तो ये जो जिला है, ऐसा जिला जो ज़्यादा प्रदेशों को स्पर्श करता है, और ये जिला हमारा सोनभद्र है, ऑप्शन नंबर ए में। आगे का क्वेश्चन है नंबर 13, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश। तो जो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, देखो हरियाणा स्पर्श करता है, दिल्ली स्पर्श करता है, और इन में जो केंद्र शासित प्रदेश है केवल दिल्ली और जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर तो स्पर्श नहीं करता है, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा ये दिल्ली रहेगा, ऑप्शन नंबर बी में। 14 में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला राष्ट्र कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र राष्ट्र नेपाल है, यहाँ पर ऑप्शन सी में मिल जाएगा। चले प्रश्न नंबर 15 की तरफ। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो जो उत्तर प्रदेश है उसका राजकीय पशु, तो राजकीय पशु पूछा है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। 13 में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित जो प्रदेश है। देखो केंद्र शासित प्रदेश यहाँ केवल 2 दे रखे हैं, और वो केंद्र शासित एक दिल्ली है और एक जम्मू कश्मीर है, लेकिन उत्तर प्रदेश को केवल दिल्ली ही स्पर्श करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न नंबर 14 है, लिखा है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला राष्ट्र। तो ये जो राष्ट्र है ये नेपाल है, और नेपाल उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। चले आगे प्रश्न नंबर 15 की तरफ, और 15 में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो इसका जो राजकीय पशु है ये बारहसिंगा है। ऐसे प्रश्न नंबर 16 में है, लिखा है उत्तर प्रदेश का राजकीय राजकीय पक्षी। तो जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है ये सारस है, और सारस को क्रॉन्च भी कहा जाता है। यदि कहीं वीडियो में या ऑप्शन में आपको सारस ना मिल के क्रॉन्च मिल जाए तो क्रॉन्च पर सही का निशान लगा देंगे। चलें आगे प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं, और 17 को शुरू करते हैं हम। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो इसका जो राजकीय पुष्प है ये पलाश है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 18 में उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, तो इसका जो राजकीय वृक्ष है ये अशोक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। देखो राजकीय चिन्ह में कभी देखा होगा एक गोला आता है और उसमें 2 मछलियां होती हैं, बीच में तीर होता है और एक धनुष होता है। तो ये सभी राजकीय चिन्ह में आते हैं, और ये ऑप्शन नंबर देखो व्रत भी हो गया, मछली भी हो गई और तीर, इसका मतलब उपरोक्त सभी ये राजकीय चिन्ह हैं। प्रश्न नंबर 20 में लिखा है उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो श्री गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ये थे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। लिखा है उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन है। तो ये प्रथम जो राज्यपाल थी ये श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ये पहली महिला राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, ध्यान रखना है। और ऐसे ही प्रश्न नंबर 22 भी है, महिला से ही संबंधित है ये भी। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो ये महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ, और 23 को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, यदि नहीं की है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और शेयर भी कर दें। लिखा है उत्तर प्रदेश का प्रथम विधान परिषद के सभापति। तो ये जो सभापति थे श्री चंद्रभान थे, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है श्री चंद्रभान। प्रश्न नंबर 24 उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव।
तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा है श्रीमती नीरा यादव है, श्रीमती पुष्पांजलि है, अपर्णा यादव या सुषमा स्वराज। तो सुषमा स्वराज तो विदेश मंत्री रही हैं अभी हाल ही में, इनको याद रखना, विदेश मंत्री रही हैं ये। लेकिन जो प्रश्न में पूछा है मुख्य सचिव पूछा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए रहेगा श्रीमती नीरा यादव। अब प्रश्न नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र आणविक परियोजना कहाँ है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में एक ही आणविक परियोजना है और वो नरोरा में स्थित है। नरोरा जो है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का एक क्षेत्र है जो गंगा के किनारे बसा हुआ है और वहीं पर ये आणविक परमाणु केंद्र है। चलें प्रश्न नंबर 26 की तरफ। उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दे रखे हैं बरेली, मथुरा, झांसी, कानपुर। इसमें ऑप्शन नंबर ए बरेली सही रहेगा, इस पर टिक कर देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 27 में लिखा है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो उत्तर प्रदेश में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 से 1969 तक लगाया गया था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। आगे प्रश्न नंबर 28, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो ये प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष थे ये राजश्री पुरुषोत्तम टंडन थे। प्रश्न नंबर 29, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है। तो ये चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है जो कि चंदौली में स्थित है। याद रखेंगे, प्रथम वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा के नाम से जाना जाता है और ये चंदौली में स्थित है। प्रश्न नंबर 30 की तरफ चलते हैं और 30 में लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये दुधवा में स्थित है, पहला टाइगर रिजर्व। प्रश्न नंबर 31, उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है। तो यहाँ की जो साक्षरता दर है ये 67.70 साक्षरता दर है यहाँ की उत्तर प्रदेश की। प्रश्न नंबर 32, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। मतलब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि ऐसा क्षेत्रफल जहाँ मनुष्य ज़्यादा रहते हों और वहाँ खाली ज़मीन कम हो, तो उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और अधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये गाजियाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। इसी से संबंधित प्रश्न नंबर 33 है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है ये ललितपुर है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे प्रश्न नंबर 34 की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी अवश्य कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करा दें। और भी प्रतियोगिताओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, नीचे लिंक ओपन करके वहां पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 34 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है ये फिलहाल गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर सबसे अधिक साक्षर जिला है। ऐसे ही 35 में न्यूनतम साक्षर जिला लिखा हुआ है। जो न्यूनतम साक्षर जिला है वो श्रावस्ती के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 36, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। जो उत्तर प्रदेश है उसका जो उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश में ये प्रयागराज में स्थित है और प्रयागराज को इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अब इसका जो नाम है ये प्रयागराज है। याद रखना है, जहाँ पर महाकुंभ लग रहा है। प्रश्न नंबर 37, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो यहाँ पर जो मंडलों की संख्या है ये 18 है। मंडलों की संख्या घटती बढ़ती रहती है समय के अनुसार, इसको याद रखना। वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होती रहती है। ऐसे प्रश्न नंबर 38 है, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं। तो इस समय उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। ज़िलों की संख्या भी कम या ज़्यादा होती रहती है वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग, लेकिन इस समय 75 ज़िले हैं। 76वां जिला बनाया गया है महाकुंभ के नाम से। अब देखो वो स्थायी होता है या अस्थायी ही रहता है, ये याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 39, कभी कभी प्रश्न आ भी जाता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नया जिला बनाया गया है
तो जो नया जिला अभी बना है वो महाकुंभ के नाम से बनाया गया है और जो प्रयागराज में स्थित है। अब प्रश्न नंबर 29 है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रश्न समाप्त होते हैं और इसके बाद कुछ प्रश्न आगे आए हैं। भारत तथा चीन के मध्य कौन सी रेखा स्थित है? तो भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, इनके मध्य कुछ रेखाएं खींची गई हैं, लेकिन भारत चीन के मध्य जो रेखा है वो मैकमोहन के नाम से जानी जाती है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा होगा। अब प्रश्न नंबर 40 है। उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? देखो, नगर निगमों की संख्या भी स्थायी नहीं है, लेकिन जो इस समय नगर निगम है वो 17 हैं। ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 41 की तरफ। लिखा हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? यहाँ पर ये पर्यावरण से संबंधित है और ये जो पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 5 जून। चलें आगे अगले प्रश्न की तरफ। इसमें लिखा हुआ है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लागू किया गया था। ऐसे ही कुछ अधिनियम हैं जो कि जल संरक्षण, वायु संरक्षण, वन संरक्षण, इन पर बनाए गए हैं। और ये कब बनाए गए हैं, कौन से सन में बनाए गए हैं? यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नाम है वन संरक्षण, जल संरक्षण और वायु संरक्षण। चलें आगे प्रश्न नंबर 43। गैंडों के लिए जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, ये राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। इसमें गैंडे पाए जाते हैं सर्वाधिक, लेकिन गैंडे मानस में ही पाए जाते हैं। सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है ये काजीरंगा के नाम से है बस। आगे प्रश्न नंबर 44। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति का जो नाम है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ये ऑप्शन नंबर ए में है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलें आगे प्रश्न नंबर 45 की तरफ। 45 में लिखा है भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पर 70 प्रश्न दिए गए हैं और 70 प्रश्नों का समायोजन है यहाँ पर, और ये प्रश्न सभी बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में आते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जो भी तैयारी करे वो ढंग से तैयारी करना है। जिसको भी परीक्षा के लिए तैयारी करनी है वो इसकी ढंग से तैयारी करें। तो प्रश्न है आगे, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? जो राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है, मुख्यमंत्री में नहीं होती। याद रखना, मुख्यमंत्री में जो कार्यपालिका की शक्ति मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं होती, केवल राज्यपाल के हाथ में होती है। प्रश्न नंबर 47। रायन नदी का उद्गम कहाँ से है? तो रायन नदी का जो उद्गम है वो अल्पास से है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न, बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी? तो जो बाघ परियोजना है वो वर्ष 1973 में शुरू की गई थी। अब चलें आगे प्रश्न नंबर 49। यहाँ पर 70 प्रश्न हैं, कुल 70 प्रश्न हैं। अब 49 की तरफ आ चुके हैं हम। लिखा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब ऐसे यही प्रश्न 50वां है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से जुड़ी है? तो जो भारत की जो सर्वाधिक सीमा है वो बांग्लादेश से जुड़ी है, क्योंकि बांग्लादेश को भारत चारों ओर से घेरे हुए है। याद रखना है, सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है भारत। आगे प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो जो विधानसभा अध्यक्ष है अपना जो त्यागपत्र है वो विधानसभा उपाध्यक्ष को देगा। विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है वो। ये संविधान से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं यहाँ पर। आगे का 52वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो ये पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश थी ये लीला सेठ थी। ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न नंबर 53, भारत की प्रथम महिला आईपीएस और आईएएस ये दोनों याद रखना है कौन कौन थी। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है ये आईपीएस से है और आईपीएस ए ऑप्शन किरण बेदी। प्रश्न 54 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिखा है प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता। तो ये जो नोबेल पुरस्कार विजेता महिला हैं ये मदर टेरेसा हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे प्रश्न नंबर 55 की तरफ, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो ये जो भारतीय महिलाएं हैं ये कुमारी बछेंद्री पाल हैं जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंची थी भारतीय होने के साथ साथ। और यहाँ पर एक संतोष यादव भी दिया हुआ है, संतोष यादव भी पहली भारतीय महिलाएं हैं लेकिन ये 2 बार पहुंची थी, 2 बार आए तो संतोष यादव लिखना है। चलें प्रश्न नंबर 56 की तरफ, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय ये जो हैं ये लॉर्ड कैनिंग हैं, प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय वो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। चलें आगे प्रश्न नंबर 57, लिखा हुआ है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है। तो ये जो साहित्यकार हैं ये सुमित्रा नंदन पंत हैं और इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था ये चिदम्बरा नामक ग्रंथ पर दिया गया था। आगे प्रश्न आएगा सुमित्रा नंदन पंत, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। और सुमित्रा नंदन पंत को किस पर मिला था, ये चिदम्बरा, ये भी याद रखना है। चलें 58वां प्रश्न, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये जो उच्च न्यायालय है ये प्रयागराज उच्च न्यायालय है, यहाँ न्यायाधीशों की सबसे अधिक संख्या है। जब भी कोर्ट की छुट्टी होती है तो यहाँ सड़कें भी बिल्कुल जाम हो जाती हैं, इतने यहाँ पर वकील हैं और न्यायाधीश भी अधिक हैं। तो यहाँ पर कितने न्यायाधीश हैं, ये जो न्यायाधीश प्रयागराज में सबसे अधिक तो हैं, लेकिन कितने न्यायाधीश हैं ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। फिलहाल 2025 में यानी अब तक इसका जनवरी 2025 में कितने न्यायाधीश हैं प्रयागराज में, आपको बताना है। आगे का प्रश्न है वाराणसी के प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना, इसकी जो स्थापना है जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी में जोनाथन डंकन। चलिए प्रश्न नंबर 60, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये समाज सुधारक से संबंधित है कि किसके प्रयास से 1928 में सती प्रथा को निषिद्ध घोषित किया गया था। तो ये जो महान यानी कि समाज सुधारक थे जिनका नाम राजा राम मोहन राय है, इनके सहयोग से सती प्रथा को निषिद्ध घोषित किया गया था 1928 में। और याद रखना है, और उस समय जर्नल कौन था, ब्रिटिश सरकारी जर्नल कौन था जिन्होंने इनका सहयोग किया था, उसका नाम कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 61, प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य सुमित्रा नंदन पंत को किस ग्रंथ के लिए मिला था। तो मैं पहले भी इसका आंसर बताया जा चुका हूँ, तो ये जो ग्रंथ है चिदम्बरा है। आगे प्रश्न क्रिकेट प्रेमियों से संबंधित है, जो क्रिकेट के प्रेमी होते हैं वो इसको अवश्य जानते होंगे। लिखा है सचिन तेंदुलकर ने किस देश के विरुद्ध प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया था। तो ये देश है दक्षिण अफ्रीका, इस देश का नाम दक्षिण अफ्रीका है। प्रश्न नंबर 63, 70 प्रश्न है यहाँ पर कुल, तो 70 प्रश्नों को ढंग से लर्न कर लेंगे। चलें, लिखा है भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यहाँ पे कई प्रश्न आ गए, देखो जो प्रथम भी है, महिला भी है, राष्ट्रपति भी है। और ये राष्ट्रपति किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये राज्य है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। चलें प्रश्न नंबर 64 में लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट किस देश से थीं। तो ये जो एनी बेसेंट है ये आयरलैंड से थीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर देंगे। अब प्रश्न नंबर
56। भारत का सबसे ऊंचा हवाई पत्तन लेह किस राज्य में स्थित है? ये जो हवाई पत्तन है ये जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 66 की तरफ चलते हैं और 66 में लिखा है कोलकाता का साल्ट लेक स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर जो खेल खेले जाते हैं वो केवल फुटबॉल के खेले जाते हैं, तो इसका मतलब फुटबॉल से ही संबंधित है। वीडियो को लाइक अवश्य करें, अंत तक देखें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर भी अवश्य करें, शेयर करना ना भूलें वीडियो को। प्रश्न नंबर 67, दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी गोदावरी, दक्षिण भारत की। तो ये जो गोदावरी नदी है कहाँ है? दक्षिण भारत में है। देखो यहाँ पर भी बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है ये। दक्षिण भारत और सबसे लंबी नदी गोदावरी कहाँ से निकलती है? ये महाबलेश्वर से निकलती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। अब प्रश्न नंबर 68 है। 68 में लिखा है सुंदरवन डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित है? तो जो सुंदरवन डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो अपने साथ बाढ़ में मिट्टी बहा कर लाती हैं उससे ये निर्मित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब प्रश्न बचे हैं 2, 69 और 70, तो इसको भी कर देते हैं। देखो लिखा है भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? यहाँ पे देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है? टिहरी बांध। अब किस नदी पर है? ये जो नदी है ये भीलांगना नदी है, ये बांध भीलांगना नदी पर बनाया गया है। अब प्रश्न नंबर 70 और अंतिम प्रश्न है बुलंद दरवाज़ा को किसने बनवाया था? जो बुलंद दरवाज़ा है ये फतेहपुर सीकरी में पड़ता है और फतेहपुर सीकरी में जब पड़ता है तो इसको अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही रहेगा। इसी के साथ हम आज इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं आगे की वीडियो में। यदि वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।